प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं की कविता कन्यादान तथा उसके कवि के विषय में बताएंगे। इससे पहले के पाठ्यक्रम की सभी कविताओं के वीडियोस हम बना चुके हैं। उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उस पर जाकर उन्हें देख सकते हैं। तो आरंभ करते हैं ऋतुराज जी का जीवन परिचय। तो सबसे पहले कविता का नाम है कन्यादान। कवि का नाम ऋतुराज है। ऋतुराज जी का जन्म सन 1940 में हुआ था। उनका जन्म स्थान राजस्थान के भरतपुर में माना जाता है। उनकी शिक्षा के विषय में प्रचलित है कि उन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से अंग्रेजी में एमए की और उसके पश्चात 40 वर्षों तक अध्यापन कार्य में लीन रहे। अब वे सेवानिवृत्त हो चुके हैं और उन्होंने अनेक पुरस्कार प्राप्त किए, जिनमें सोमदत्त, परिमल सम्मान, मीरा पुरस्कार, पहल सम्मान, बिहारी पुरस्कार है। रचनाएं: उनके 8 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। उनमें से प्रमुख काव्य संग्रह हैं एक मरण धर्मा और अन्य, पुल और पानी, सूरत नीरत, लीला मुखारबिंद। काव्यगत विशेषताएं: तो उनकी काव्य की क्या विशेषताएं थी? उन्होंने भी प्रेमचंद की तरह आम लोगों के जीवन के विषय में वर्णन किया है, उनकी समस्याओं को उभारा है, समाज में प्रचलित रीति रिवाजों के विषय में भी बताया है। तो काव्यगत विशेषताएं: उन्होंने मुख्य धारा से अलग समाज के हाशिए के लोगों की चिंताओं को अपने काव्य का विषय बनाया है। उनकी रचनाओं में दैनिक जीवन के अनुभवों का यथार्थ है, वास्तविकता है। वे अपने आसपास रोजमर्रा में घटित होने वाले सामाजिक शोषण और विडंबनाओं पर निगाह डालते हैं कि समाज में जो कुछ हो रहा है, किस तरह से अन्याय अत्याचार हो रहा है, सामाजिक शोषण हो रहा है और क्या अलग से हो रहा है, उस पर उनका ध्यान रहता है और उनके विषय में वे अपनी रचनाओं में लिखते हैं। उनकी कविताओं में प्रयुक्त भाषा लोक जीवन के निकट है। लोक जीवन का मतलब जो लोग आमतौर पर जिस भाषा का प्रयोग करते हैं। तो आप भाषा शैली के विषय में देखते हैं, भाषा शैली कैसी रही। तो प्रस्तुत कविता भी संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली में लिखी हुई है और छंद मुक्त कविता है। छंदों के बंधन में बंधना उन्हें पसंद नहीं है। तो भाषा शैली के विषय में है, उन्होंने भाषा में तत्सम शब्दों के साथ साथ तद्भव और जनसाधारण के दैनिक जीवन में प्रयोग किए जाने वाले शब्दों का प्रयोग किया है। तो यहाँ पर है तत्सम। तत्सम शब्द वे होते हैं जो संस्कृत से हिंदी में उसी तरह से प्रयोग किए जाते हैं, एक जैसे प्रयोग किए जाते हैं। और तद्भव शब्द वे होते हैं जो संस्कृत से हिंदी में आते बदल जाते हैं। और जनसाधारण वाला आम लोगों की भाषा वाले शब्द उन्होंने प्रयोग किए हैं। उन्होंने छंदों के बंधन में पड़े बिना छंद मुक्त कविताओं की रचना की है, जिनमें समाज के लिए संदेश निहित है का अर्थ है शामिल है। तो अब हम देखते हैं कविता कन्यादान। कविता का शीर्षक कन्यादान है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, जब आप विवाह में जाते हैं तो 2 पक्ष होते हैं, वर पक्ष और कन्या पक्ष। अब कन्या पक्ष में कन्या के माता पिता विवाह के समय कन्या का दान करते हैं। यह हमारे समाज की प्रचलित रिवाज है और इस रिवाज के अनुसार कन्या का दान वर पक्ष को कर दिया जाता है। परंतु आधुनिक समाज में कन्या के साथ दान शब्द लगाना कुछ लोग उचित नहीं समझते, क्योंकि कन्या जीवित है और दान निर्जीव वस्तुओं का किया जाता है। जिन वस्तुओं का दान कर देते हैं उसके पश्चात उन वस्तुओं से कोई संबंध नहीं रखा जाता, जबकि विवाह में कन्या का दान किया जाता है, उसके पश्चात कन्या से संबंध रखे जाते हैं। तो इसका मतलब कन्या के साथ दान शब्द लगाना उचित नहीं है। ऋतुराज जी ने भी इस विषय पर विचार किया। आपकी कविता में उन्होंने यह बताने का प्रयत्न किया है कि
एक माँ जब अपनी कन्या का विवाह करती है तो उसकी मनस्थिति कैसी होती है, उसे किस तरह की चिंताओं से गुजरना पड़ता है, वह अपनी बेटी के विषय में क्या क्या सोचती है। तो माँ का दुख प्रामाणिक कहा गया है। प्रामाणिक मतलब कभी माँ भी लड़की थी और जिन परिस्थितियों से अब उसकी लड़की गुजरेगी उन परिस्थितियों के विषय में वह सोच रही है। वह सोच रही है कि उसकी लड़की बड़ी भोली है, सरल स्वभाव की है, ज्यादा आयु नहीं है, सीधी सादी है, उसे संसारिक छल कपट का ज्ञान नहीं है, विवाह के सुखद सपनों में वह खोई हुई है, विवाह के बाद आने वाली समस्याओं के विषय में वह नहीं जानती। तो इस बात की माँ को चिंता है और माँ अपनी बेटी को सिखाना भी चाहती है, कुछ सीख भी देना चाहती है। वह उसे बताना चाहती है कि वह अपनी सुंदरता की छवि में ना खोई रहे। वस्त्र और आभूषण आकर्षित करते हैं मनुष्य के मन को। विवाह के समय लड़कियों के मन में वस्त्रों और आभूषणों का आकर्षण रहता है, परंतु यही वस्त्र और आभूषण उसके जीवन के बंधन बन जाते हैं। विवाह के बाद अनेक जिम्मेदारियों का निर्वाह करना पड़ता है और जो ससुराल पक्ष के लोग हैं कई बार लड़कियों पर तरह तरह के अन्याय और अत्याचार करते हैं, उनका शोषण करते हैं। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए माँ अपनी बेटी को सीख देती है कि वह आग का प्रयोग रोटियां सेकने के लिए करे। इसका अभिप्राय यह है कि माँ के मन में कहीं डर है कि उसकी बेटी कभी ससुराल वालों के अन्याय अत्याचार से डर कर आग का गलत प्रयोग ना कर ले, अर्थात आत्महत्या के लिए आग का प्रयोग ना कर ले। पानी में अपनी परछाई देखकर मत रीझना। यहाँ पर भी वह यह बताना चाहती है कि पानी जीवनदायिनी शक्ति है, आत्महत्या के लिए इसका प्रयोग ना करें। और इसके साथ वह अपनी बेटी को यह शिक्षा भी देती है कि वह लड़की है, इसलिए लड़की में जो गुण होने चाहिए, दया, करुणा, प्रेम, सहानुभूति, वे सारे गुण उसमें होने चाहिए, परंतु लड़की जैसी दिखाई मत देना। लड़की जैसी दिखाई मत देना कहकर वह यह कहना चाहती है कि हमारे समाज में लड़कियों पर अनेक तरह के अन्याय अत्याचार किए जाते हैं, उस अन्याय और अत्याचार को वह ना सहे, अर्थात उसका वह डटकर विरोध करे और उससे घबराए नहीं, जीवन में आने वाली परिस्थितियों का निडर होकर सामना करे। तो इस तरह की सीख माँ इस कविता में अपनी बेटी को देती है। अगले वीडियो में हम इसके विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे और इस कविता की व्याख्या करेंगे। धन्यवाद।